Good morning, student. Ninth class student. Today we are going to start a new chapter, second chapter, named tissue. तो बच्चों आज हम लोग बायोलॉजी में टिश्यू का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से प्लांट और एनिमल जो टिश्यू होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, होते क्या हैं और इनके किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। So in the body of an organism, different life activities such as respiration, digestion, reproductive and excretion, movement, transport and storage of the food materials, etc. are divided among different part of the body. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जिसमें वाइटल प्रोसेस में जैसे जीवन को मेंटेन रखने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होते हैं, चाहे हम लोग रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड, ये सभी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनके लिए हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक अलग अलग ऑर्गन होते हैं जो कि उसी जो ऑर्गन होते हैं वो उसी फंक्शन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। In other words, each part is specialized to perform specific function in our body. तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक ऑर्गन, जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि जो हमारा नेफ्रॉन सिस्टम है, जो हमारी किडनी है, उसका जो काम होता है वो आपका कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन का काम होता है, जो आपका टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उनको रिमूव करने का काम होता है, जो हार्ट होता है उसको पंप करने का काम करता है। अगर मैं कहूँ कि किडनी अगर पंप करे या फिर हार्ट एक्सक्रीशन करे तो ऐसा नहीं होता। जो प्रत्येक एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है और जो ऑर्गन होता है वो एक स्पेशल काम के लिए जाना जाता है, वही परफॉर्म करता है। तो इस प्रकार से हमारा सिस्टम होता है। इन दिस सिस्टम इज़ नोन एज डिवीज़न ऑफ लेबर। तो जो ये जो टर्म होती है इसको हम लोग डिवीज़न ऑफ लेबर के नाम से भी जानते हैं। तो इस डिवीज़न of labor is defined as the distribution of various life activities and function among different parts of the body so that they get specialized to that perform that function. तो इस प्रकार से डिवीज़न ऑफ लेबर को हम लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में विभिन्न आवश्यक अभिक्रियाओं को करने के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बने होते हैं और ये ऑर्गन जो होते हैं वो इन फंक्शंस को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो इस काम को बखूबी करते हैं। सच सेल्स which perform specific function in our body are arranged together in the form of स्पेशलाइज्ड क्लस्टर। तो एक विशेष प्रकार के काम करने वाले, एक ही समान काम करने वाले जो सेल्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है वो एक ग्रुप में इकट्ठा होता है और उस ग्रुप में जितने भी सेल्स होते हैं वो सेम साइज़ के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, सेम स्ट्रक्चर के होते हैं और यहाँ तक कि सेम फंक्शन के होते हैं। इस प्रकार से इस जो क्लस्टर होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। अर्थात अब तक हम ये सीखे कि हमारी जो बॉडी होती है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उनमें जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस। तो प्रत्येक जीव का जो फंक्शंस होता है वो आपका एक स्पेशल काम करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। अब हम बात करें कि जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स एक प्रकार का काम करती हैं, कोई एक प्रकार का काम करते हैं, जैसे जो ब्रेन सेल्स है तो ब्रेन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं तो वो न्यूरॉन्स ब्रेन के अंदर अपने काम करने के लिए जानी जाती है। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन आपकी किडनी के काम के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर इनका जो डिवीज़न है वो इनके फंक्शन शेप्स के आधार पर होता है। तो एक ही प्रकार के जो ग्रुप्स होते हैं सेल्स के, जिनका ऐसी सेल्स जिनके ग्रुप में जितने भी सेल होते हैं उनका शेप भी सेम होता है और आपका साइज़ भी सेम होता है, स्ट्रक्चर और यहाँ तक कि उनका फंक्शन भी सेम होता है। इस समान सेल्स की, सेम काइंड ऑफ सेल के जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। टिश्यू इज डिफाइंड एज अ क्लस्टर ऑफ द सेल हैविंग अ कॉमन ओरिजिन, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड विच
एंड विच आर रिलेटेड टुगेदर टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। तो टिश्यू को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो टिश्यू को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि टिश्यू एक समान प्रकार के उन सेलों का एक समूह होता है जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक ही प्रकार के काम करते हैं। स्टडी ऑफ द टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ द टिश्यू इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोलॉजी। तो जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा में हम हिस्टोस को टिश्यू कहते हैं और लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। तो हिस्टोलॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी ऑफ द टिश्यू। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि क्या प्लांट और एनिमल जो टिश्यू होते हैं, प्लांट और एनिमल टिश्यू में कोई अंतर होता है। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल टू परफॉर्म द नेसेसरी लाइफ प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल। अपने जीवन की निरंतरता को कायम रखने के लिए, अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं वे एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं, और जो कार्य करते हैं उसके लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी पाए जाते हैं, और जो ऑर्गन होते हैं ऑर्गन के अंदर सेल्स भी पाए जाते हैं। जो सेल्स के जो ग्रुप होते हैं ऑर्गन के अंदर उनको हम टिश्यू कहते हैं। इसी प्रोसेस को जो कि एक स्पेशलाइज्ड जो टिश्यू होते हैं काम करने के लिए हम डिवीज़न ऑफ लेबर कहते हैं। तो डिवीज़न ऑफ लेबर विद देयर बॉडी हेल्प टू रिड्यूस द वर्कलोड फ्रॉम द सिंगल सेल। तो ये जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो एक सेल से हर प्रकार के काम करने के लिए, काम करने का जो वर्कलोड होता है, जो बोझ होता है, उसको कम करने का काम करता है। जैसे हम लोग उदाहरण देकर समझेंगे कि सपोज़ कीजिए कि एक ही सेल हो, एक ही सेल्स को आपका एक्सक्रीशन भी करना हो, आपका सपोज़ कीजिए कि उसको रिप्रोडक्शन भी करना हो, उसको आपका रेस्पिरेशन भी करना हो, जितने भी आपकी वाइटल प्रोसेस होते सभी एक सेल को, उसी सेल को करना हो, उसी प्रकार की सेल को करना हो, तो उस सेल पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, उनमें विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर नेचर के द्वारा डिवीज़न ऑफ लेबर बनाया गया है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब प्रत्येक बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड कह सकते हैं, स्पेशलाइज्ड जो सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा कंप्लीट किया जाता है। और इससे जो कार्य करने की जो इफ़िशियंसी है, कार्य करने की इफ़िशियंसी भी बॉडी की बढ़ती है। तो इट इंक्रीज द सेल्स एफिशिएंसी एंड एंश्योर ग्रेटर ऑर्गेनाइजेशन विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हैंस ऑर्गेनिज्म कैन बी इजीली सर्वाइव इन द गिवन चेंजिंग सराउंडिंग द कंडीशन। Structure and of plant and animal tissue are quite different. This is largely because the function of they perform and type of the external environment they subjected to. For example, plant are not mobile as animal; they are fixed at place, so they require less energy than animal, but they do require supportive tissue which provides mechanical strength to the body of the plant and require less no energy, that is they are made up of dead cells. Animals on the other hand have more complex structure organization as compared to plant. वहाँ अगर हम बात करें जो प्लांट हैं और एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है। प्लांट और एनिमल की बॉडी काफ़ी डिफरेंट होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लांट और एनिमल जो काम करते हैं, प्लांट और एनिमल जो काम करते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। वो जिस वातावरण में रहते हैं वो कंडीशन भी अलग अलग होती है। जैसे अगर बच्चों हम चर्चा करें, जो प्लांट होते हैं, प्लांट आर नॉट मोबाइल। प्लांट जो होते हैं वो चल फिर नहीं सकते, वो एक इस जगह पर स्थायी रहते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो आपके मोबाइल होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह इस प्रकार मोबाइल रहते हैं। तो जो मोबाइल रहते हैं उनको, जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी काफ़ी जटिल होती है, इस कारण उनको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम कंपेयर करें जब प्लांट की, तो जो प्लांट होते हैं, प्लांट को मोबाइल नहीं होते, वे एक ही जगह पर स्थिर रहते हैं, जिस कारण उनको सपोर्ट चाहिए होती है।
उनको एक मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए होती है, और जो मैकेनिकल जो सपोर्ट होती है वो प्रोवाइड कराते हैं आपके डेड सेल्स। जो डेड सेल्स होते हैं वो कठोर होते हैं, रिजिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो डेड सेल्स होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं किसी भी कह सकते हैं प्लांट को, क्योंकि वो रिजिड होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितने भी जो मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल्स होते हैं, प्लांट की जो बॉडी होती है वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है जितनी कि एनिमल्स की। और एनिमल्स चूँकि मोबाइल होते हैं, बहुत सी प्रोसेस उनमें होती है, तो उनको प्लांट्स की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। और जो प्लांट होते हैं वो स्थायी होते हैं, एक ही जगह पर स्थित रहते हैं, तो उनको तुलनात्मक रूप से कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो उनको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उनको चाहिए होता है मैकेनिकल सपोर्ट अपने को स्थिर रखने के लिए, अपने को खड़ा रखने के लिए। प्लांट ग्रो आइडेंटिफाइड फॉर होल लाइफ वाइल एनिमल्स ग्रो अप टू द अ गिवन पीरियड ऑफ लाइफ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपने जीवन पर्यंत जब तक रहते हैं तब तक वो ग्रो करते रहते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके ग्रो करने की एक निश्चित अवधि होती है। ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमिक टिश्यू इन द रूट। जो प्लांट होते हैं, प्लांट की रूट में मेरिस्टेमिक टिश्यूज जो होते हैं पाए जाने के कारण उनकी ग्रोथ होती है। एंड शूट एपेक्स, और उनकी जो चोटी होती है, जो एपेक्स होता है, वहाँ पर विशेष प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको हम शूट एपेक्स कहते हैं। However, in the animal, growth in the body is quite uniform, proportionated and all body parts। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो लगभग एक प्रपोर्शन में होती है सभी ऑर्गन्स के। सभी ऑर्गन एक ही प्रपोर्शन में करते हैं और एक निश्चित अवधि तक होती है। हेंस एनिमल डू नॉट पजेसेस ग्रोइंग एंड नॉन ग्रोइंग रीजन इन द बॉडी। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में कोई भी ग्रोइंग और नॉन ग्रोइंग रीजन नहीं होता है। अर्थात ऐसा नहीं होता है कि सपोज कीजिए कि किसी की टांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, किसी का हाथ बढ़ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो सबकी जो ग्रोथ होती है वो वो जो ग्रोथ होती है वो आपकी एक ही प्रपोर्शन में होती है। हाथ और पैर का जो रेशियो होता है वो सेम ही होता है। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं होता जहाँ पर ग्रोथ कम होती है, और ऐसा कोई रीज़न नहीं होता जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो सभी की जो ग्रोथ होती है वो एक प्रपोर्शन में होती है। तो इस प्रकार से अब हम लोग देखें प्लांट और एनिमल टिश्यू में अंतर। तो डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू possesses more dead supportive tissue as the plant less mobile। तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं उनमें डेड सेल की मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए आवश्यकता होती है, जैसे कि वो कम मोबाइल होते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो एक ही जगह स्थायी होते हैं। एनिमल possesses मोर लिविंग टिश्यू एंड हैंस रिक्वायर मोर एनर्जी। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में ज़्यादा आवश्यकता होती है टिश्यूज़ की और एनर्जी की, जिससे कि वो ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर सकें। प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ बिकॉज ऑफ द मेरिस्टेमिक टिश्यू। और चूँकि मैंने बताया कि जो प्लांट होते हैं वो जीवन पर्यंत ग्रोथ करते रहते हैं क्योंकि उनके अंदर मेरिस्टेमिक टिश्यू पाए जाते हैं। और जो एनिमल होते हैं, एनिमल है नो ग्रोइंग रीजन एंड दे अप टू अ लिमिटेड लेंथ ऑफ टाइम। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में कोई भी ग्रोइंग रीजन और नॉन ग्रोइंग रीजन नहीं होता है। वो एक लिमिटेड पीरियड तक ग्रोथ करते हैं, और जो ग्रोथ करते हैं वो एक निश्चित समय तक और एक सेम प्रपोर्शन में, बॉडी के सेम प्रपोर्शन में ग्रोथ करते हैं। बॉडी का प्रत्येक पार्ट जो होता है वो सेम डेवलपमेंट करता है। अब प्लांट टिश्यू स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट इज सिंपल। जो प्लांट होता है, प्लांट की जो स्ट्रक्चर होती है वो एनिमल्स के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल होती है। एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल इज़ कॉम्प्लेक्स। और जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में होता है वो काफ़ी जटिल होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए अब हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि प्लांट टिश्यू को किस प्रकार से क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं।
तो प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका मेरिस्टेमिक टिश्यू और दूसरा है आपका परमानेंट टिश्यू। तो plant tissue plant tissue can be divided in two parts, meristemic tissue and permanent tissue। अब मेरिस्टेमिक टिश्यू में हम लोग देखते हैं, मेरिस्टेमिक टिश्यू को हम तीन भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एपिकल मेरिस्टेमिक, ये आपका जो प्लांट होता है, प्लांट के शीर्षस्थ भाग, जो आपका जो प्लांट की जो चोटी होती है वहाँ पर पाया जाता है। इंटरकैली, ये आपका बीच पार्ट में आपके स्टेम रीजन में पाया जाता है और ये आपका लेटरल पार्ट में पाया जाता है। तो मेरिस्टेमिक टिश्यू तीन पार्ट में पाया जाता है, एपिकल, इंटरकैली और लेटरल मेरिस्टेम। और जो आपका लेटरल मेरिस्टेम है वो आपका पाया जाता है। अब हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल होते हैं वो आपके तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। तो परमानेंट टिश्यू को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और सिंपल को हम लोग तीन भागों में फिर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आपका फाइबर्स और स्क्लेरिड्स। अब आपका ये कोलेन्काइमा है, कोलेन्काइमा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम। कोलेन्काइमा जो है टिश्यू, वो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये वेस्कुलर बंडल्स भी कहलाते हैं। और जाइलम होता है, जाइलम बना होता है आपका वेसल से, ट्रैकेट से, जाइलम फाइबर से, जाइलम पेरेन्काइमा से। जो फ्लोएम होता है वो शीप ट्यूब से, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर से और फ्लोएम पेरेंट से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार हम प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई फिर से एक बार हम लोग देख लें जल्दी से। तो प्लांट टिश्यू दो भागों में, मेरिस्टेमिक और परमानेंट। और जो मेरिस्टेमिक है उसको हम तीन भागों में कर सकते हैं क्लासीफाई, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। अब हम परमानेंट पे आ जाते हैं। परमानेंट को हम दो भागों में, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल टिश्यू हैं उनको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फाइबर और स्क्लेरिड। और आपका जो कोलेन्काइमा होता है, कोलेन्काइमा आपका दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जाइलम और फ्लोएम। बच्चों आपको पता होगा जो जाइलम होता है वो प्लांट में जो वाटर होता है, वाटर की कंडक्शन का काम करता है। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम आपके जो फूड मटेरियल्स होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो जो जाइलम होता है वो बना होता है वेसल से, ट्रैकेट से, जाइलम फाइबर से, जाइलम पेरेन्काइमा से। और जो आपका फ्लोएम होता है, फ्लोएम आपका सीप फाइबर्स, सीप ट्यूबुलस और कंपेनियन सेल, फ्लोएम सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा। इस प्रकार से हम लोग प्लांट टिश्यू को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आज आपको ये टिश्यू के बारे में जानकारी मिली होगी। टिश्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं और जो इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को लिख